In today's lecture, we shall be discussing about the instruction cycle. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है वो एक बाइनरी कोड है, मतलब एक ग्रुप ऑफ बिट्स है जो इंस्ट्रक्ट करती है कंप्यूटर को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं किसी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम की, वो इंस्ट्रक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसका मतलब कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि जो प्रोसेसर है दैट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम बाय गोइंग थ्रू इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। मीन्स हर इंस्ट्रक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट होती है जब तक कि हम प्रोग्राम को हॉल्ट नहीं करते, जब तक कि प्रोग्राम को हम स्टॉप नहीं करते उसकी एंड स्टेटमेंट के साथ। सो द प्रोसेसर फॉलो सर्टेन स्टेप्स, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेसर है दैट फॉलोज सर्टेन स्टेप्स। ये जो स्टेप्स या प्रोसीजर्स हैं दे आर रिपीटेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। जो भी एक इंस्ट्रक्शन के 3-4 जितने भी स्टेप्स होंगे वो रिपीटेडली हर इंस्ट्रक्शंस के लिए एग्जीक्यूट होते हैं। एंड सच अ प्रोसीजर इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो ऑल द स्टेप्स और द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन and such a procedure is called a instruction cycle. जो भी हमारी पास गिवन इंस्ट्रक्शन होती है सो तो ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ फेसेस। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है साइकिल की वो एक सीक्वेंस का, एक फेसिस का सीक्वेंस है। वो फेसिस क्या क्या है? फर्स्ट फेस है फेच। फेच का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है उस इंस्ट्रक्शन को हम सबसे पहले मेमोरी से फेच करते हैं, मतलब मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को हम रीड करते हैं। उसके बाद वो वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड होती है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। डिकोड इन द सेंस कि वो इंस्ट्रक्शन ने क्या काम करना है, कहाँ पे उसको डेटा मिलेगा, कहाँ पे डेटा स्टोर होना है, वो सारा पार्ट किस फेस के अंडर आता है? डिकोड फेस के अंडर। उसके बाद इनडायरेक्ट, मतलब रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, कि एक्चुअल में कहाँ पे डेटा हमें मिलेगा। अगर वो इनडायरेक्ट एड्रेस है तो कैसे है, अगर डायरेक्ट एड्रेस है तो कैसे है। तो हमें किसी भी ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना होता है फ्रॉम द मेमोरी। और फाइनली क्या होता है कि फाइनली जो हमारा प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। सो लास्ट स्टेप ऑफ द फेस इज दैट वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर फेसेस फॉर द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो फर्स्ट फेज क्या है हमारे पास? फेच। फेच का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेसर है दैट फैचेस द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेमोरी। मतलब मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है सबसे पहले प्रोसेसर जो है उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करता है। आपको पता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है, तो सो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस of the instruction, address of the instruction to be executed next in sequence। मतलब प्रोग्राम काउंटर पे जो प्रोसेसर ने अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ओके, इनिशियली क्या होता है? सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर है दैट इज लोडेड विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर पे जो एड्रेस लोड होता है वो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टोर होता है।
सो फिर क्या होता है कि फिर जो एड्रेस है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस रजिस्टर। क्या करते हैं फिर कि जो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस है उसको एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों इसको हम प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करते हैं? क्योंकि हमें पता है जब हमने कॉमन बस के बारे में पढ़ा था तो ये हमारे पास मेमोरी थी, यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस रजिस्टर था। तो जो एड्रेस रजिस्टर है उसको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है मेमोरी की, और प्रोग्राम काउंटर कहीं यहाँ पे जाके है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वो एड्रेस हम एड्रेस रजिस्टर में डालते हैं। फिर एड्रेस रजिस्टर का जो एड्रेस है उसको यूज करके हम मेमोरी की उस लोकेशन को जाते हैं जहां पे इंस्ट्रक्शन होती है, और वहां से इंस्ट्रक्शन रीड होती है, और यहां से जब इंस्ट्रक्शन रीड की हमने तो इसको फिर हम लोड कर देते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में भी क्या बताया मैंने, इसके पास एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस एड्रेस रजिस्टर पे जाता है। मान लो कि मेरे पास कोई प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस है 1001, ये ट्रांसफर होगा 1001 एड्रेस रजिस्टर पे, और यहाँ पे कोई मेमोरी की लोकेशन होगी 1001, उस लोकेशन के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होगी, वो इंस्ट्रक्शन रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लोड हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये होता है। सो इनिशियली द पीसी इज लोडेड विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन द एड्रेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस रजिस्टर, then memory is read and the instruction read from the memory is placed in a instruction register and program counter is incremented by 1। अब ये देखिए, पहले एक 1001 एड्रेस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। तो अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक इसकी पिन होगी रजिस्टर की, उसका नाम क्या होगा, IN, ये जो है वो इनेबल या आप बोल रहे हो वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके एक्टिवेट होने से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब अगर एक 1001 अगर ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ऑब्वियसली सीक्वेंस में अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, उसका एड्रेस होगा 1002। तो हमें प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। जब 1002 की लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1003, और ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है ना, ये सीक्वेंस नॉर्मल सीक्वेंस रहेगा जब तक कि कोई सब रूटीन या कोई ब्रांच ना आ जाए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास टाइमिंग सिग्नल है फेच के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या माइक्रो ऑपरेशंस होंगे। टी नोड पे जैसे हमने अभी आपको बताया कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस रजिस्टर में चला जाएगा, फिर उस एड्रेस से मेमोरी में जो वो इंस्ट्रक्शन है उस एड्रेस पे जो स्टोर है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को चली जाएगी, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो दीज आर द माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द फेच फेस। ओके, तो ये फेच फेस है, और जब हमने ये ऑपरेशन शुरू करने हैं तो जैसे हमारे पास टाइमिंग सिग्नल देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, T0, T1, फिर आगे कहीं पे T2, T3 आएगा, जब तक कि हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, टाइमिंग सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए हम एक सीक्वेंस काउंटर लेते हैं। सीक्वेंस काउंटर क्या होता है, काउंटर जो सीक्वेंस बना के रखता है, मतलब हर बार एक एक वैल्यू को इंक्रीज करता रहता है, इंक्रीमेंट करता रहता है। तो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, 0।
फिर वो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट करती रहेगी। और ये कब तक करती रहेगी? जब तक कि हमारे पास से इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो दोबारा अगली जब इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो उस वक्त दोबारा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, सो दैट द फैच फेज फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। उसके बाद दूसरा फेज हमने आपको बताया कि दैट इज द डिकोड फेज। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? जो डिकोडिंग है दैट टेक्स प्लेस एट टाइम सिग्नल T2, क्योंकि T नोड और T1 पे फैच फेज खत्म हो गया। T नोड पे ये वाला माइक्रो ऑपरेशन हुआ था और T1 पे ये वाला माइक्रो ऑपरेशन हुआ था। तो T2 पे क्या होगा? जो हमारा डिकोड फेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब डिकोड में क्या होगा? हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास एक एड्रेस रजिस्टर होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट होता है उसका एड्रेस पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है उसका ऑप कोड पार्ट, और ये पार्ट होता है उसका मोड वाला पार्ट। एड्रेस पार्ट 12 बिट का होता है, 0 से 11। ऑप कोड पार्ट 3 बिट का होता है और ये 1 बिट का होता है मोड पार्ट। तो हमने हर पार्ट को डिकोड करना है, हर पार्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये ऑप कोड वाले पार्ट को जो 3 बिट का है, ये देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 12 से लेके 14 तक, मतलब ये 0 से लेके 11 तक है, ये 12 से लेके 14 बिट का है और ये 15th बिट है। तो टोटल 16 बिट हो गए 0 से लेके 15 तक। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ऑप कोड के 3 बिट्स हैं 12, 12, 13 एंड 14, इसको हम एक डिकोडर के थ्रू पास करते हैं। तो डिकोडर को 3 इनपुट्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी कितनी आउटपुट्स आएंगी? 8, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी डिकोडर को अगर n नंबर ऑफ हम इनपुट्स दें तो वो 2n नंबर ऑफ आउटपुट्स हमें देता है। तो ये क्या हो गया? D नोड से लेके D7, ये हमने इनको नाम दे दिया। तो टोटल ऑफ 8 आउटपुट्स। तो डिकोड का 12 से लेके 14 तक का उसको हमने डिकोड किया यूजिंग डिकोडर, और हमारे पास ये 8 कॉम्बिनेशंस आ गए D नोड से लेके D7, जिसमें D नोड क्या होगा? 0 0 0 और D7 क्या होगा? 1 1 1। ओके। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 0 से लेके 11 तक, ये जो एड्रेस है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एड्रेस रजिस्टर में। और ये एड्रेस रजिस्टर हमें एड्रेस देगा ऑपरेंड का, जहां पे हमें ऑपरेंड मेमोरी में मिलेगा, ठीक है। तो 0 से 11 जो 12 बिट है वो एड्रेस रजिस्टर में चले जाएंगे, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास 12 बिट ही स्टोर हो सकते हैं, जो हम बेसिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो जितने मर्जी भी हो सकते हैं। उसके बाद 15th बिट, ये 1 बिट का फ्लैग है, 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप समझ लो आप। ये आई में चला जाएगा, जिसकी 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है या ये वैल्यू 1 हो सकती है। सो दिस इज द डिकोड फेज, जो कि T2 टाइम पे होगा। अब जब हमने डिकोड भी कर लिया, सो आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन द टाइम सिग्नल T3 इज एक्टिव। अब T3 जो है वो एक्टिव होगा, जिस पे हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले डिटरमाइन होगी कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, और फिर वो वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन द टाइम सिग्नल T3 इज एक्टिव, सो दैट जो कंट्रोल यूनिट है दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और हमारे पास 3 टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शंस की। वन इज नोन एज मेमोरी रेफरेंस, अनदर इज नोन एज रजिस्टर रेफरेंस, एंड थर्ड वन इज नोन एज इनपुट आउटपुट रेफरेंस। तो फिर कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करता है, देखता है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, और ये जो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें से वो चेक करता है कि ये मेमोरी रेफरेंस है, रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। वो देखने के लिए हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, जिस फ्लो चार्ट के जरिए आप समझ जाओगे कि कैसे ये काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट।
सो द फ्लो चार्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन साइकिल। बेटा सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हम 0 कर लेंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा टाइमिंग सिग्नल टी नोड शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि टी नोड में क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर का जो भी एड्रेस उसके अंदर स्टोर है वो एड्रेस ट्रांसफर हो जाता है एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट करेगी, तो ये टाइमिंग सिग्नल क्या हो जाएगा अब T1। तो T1 में हम 2 माइक्रो ऑपरेशंस करते हैं। फर्स्ट हमारा जो माइक्रो ऑपरेशन है वो क्या करेगा, वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड कर देगा और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी इन सीक्वेंस में हम फैच करने के लिए रेडी हो। तो ये T1 पे होगा काम। T2 पे क्या काम होगा, T2 पे सारी की सारी डिकोडिंग होगी, जो मैंने अभी बताया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 0 से लेके 11 तक जो एड्रेस है, एड्रेस पार्ट का, वो एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 12 से लेके 14 तक जो 3 बिट्स हैं वो डिकोड होके हमारे पास ऑपरेशन दे देंगे डी नोड से लेके D7 तक। और एक और काम क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो 15th नंबर बिट है, जिसकी वैल्यू 1 बिट ही हो सकती है क्योंकि वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा आई मोड में, तो ये सारा काम T2 पे होगा। अब हमने आपको बताया कि इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो डिटरमाइन करती है कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है कि रजिस्टर रेफरेंस है कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। उस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम D7 चेक करते हैं। ये मैंने D7 चेक किया, तो ये हमने लगा दिया एक डिसीजन सिंबल D7। तो मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, कि जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में D7 नहीं होता। मेमोरी रेफरेंस में D7 की वैल्यू नहीं लेते। मेमोरी रेफरेंस में सिर्फ D नोड से लेके D6 ये ही वैल्यू लेते हैं, 7 वैल्यू ये वाली 0 से लेके 6 तक, D नोड से लेके D6 तक, टोटल 7। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि D7 इंस्ट्रक्शन में है कि नहीं है, मतलब इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड पार्ट में। आपको पता है ना कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन का ये जो ऑप कोड है, हम चेक करेंगे कि ये ऑप कोड में D7 है कि नहीं है। तो हमने पहले D7 चेक करना है। अगर D7 की वैल्यू 0 है, मतलब कि ऑप कोड में D7 नहीं है, मतलब ये जो ऑप कोड है इसमें D7 नहीं है। तो अगर D7 नहीं है तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप की है, मेमोरी रेफरेंस। और अगर D7 है तो ये किस टाइप की है, तब ये रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकती है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस भी हो सकती है। तो ये मेन इसकी ब्रांच है कि D7 को चेक करो, अगर D7 नहीं है तब तो मेमोरी रेफरेंस है, और अगर D7 है तब ये रजिस्टर टाइप की है या इनपुट आउटपुट टाइप की है। तो अब सपोज हम ये कर लेते हैं, अभी हम इस केस की बात करते हैं, इस पाथ की। इस पाथ में हमने देखा कि मेमोरी रेफरेंस है, तो मेमोरी रेफरेंस में हमें एक और वैल्यू चेक करनी पड़ती है, आई बिट, लास्ट जो 1 बिट होता है। हमने उसमें बताया कि उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर 0 है तो कौन सा टाइप का एड्रेस है, डायरेक्ट एड्रेस, और अगर 1 है तब किस टाइप का एड्रेस है, वो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट है तो इसका क्या मतलब हुआ,
एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस है जहां पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस एड्रेस को दोबारा एड्रेस रजिस्टर में डाल देंगे ताकि हमें उस एड्रेस पे जाके एक्चुअल में जो ऑपरेंड है वो मिले। लेकिन डायरेक्ट एड्रेस में तो जो ये वाला एड्रेस है तो वो तो डायरेक्ट ऑपरेंड का ही एड्रेस है, तो इसमें हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, वी विल डू नथिंग। ठीक है ना। और ये जितना भी अब काम हो रहा है वो T3 पे हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट एड्रेस है तब तो हमें सीधा ही ऑपरेंड मिल जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट एड्रेस है तो हम उस एड्रेस को दोबारा एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे, उस लोकेशन के एड्रेस को दोबारा एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे और फिर जाके हमें ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है। ये सारा काम T3 पे होगा। फिर जब हमें मिल गया सब कुछ, हमें डेटा भी मिल गया, हमें ऑप कोड का भी पता चल गया कि कौन सा ऑप कोड है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर दी, काम हमारा खत्म हो गया। तो हमने सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ये होगी T4 पे। ठीक है। ये T4 पे होगा। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये दोबारा क्या हो गया, ये दोबारा रिसाइकल हो गया अगली इंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो मैंने एग्जीक्यूट की इंस्ट्रक्शन वो किस ऑपरेशन के लिए होगी, वो होगी D0 से लेके D6 तक, कोई भी एक, जो भी ये 7 वैल्यूज बनी है उसमें से कोई एक। D7 तो है ही नहीं है क्योंकि D7 की वैल्यू 0 है। अब हम इस फेज पे आते हैं, जब D7 की वैल्यू 1 है तो अब हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकता है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस भी हो सकता है। तो फिर हमें दोबारा कैसे पता चले कि ये किस टाइप का है, उसके लिए हम दोबारा I की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर I की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर I की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये इनपुट आउटपुट टाइप की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो ये भी सारा काम कहां पे हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एट द टाइमिंग सिग्नल T3। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसमें तो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहां पे इंस्ट्रक्शन को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट, और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0। और यहां पे भी हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे जो इनपुट आउटपुट टाइप की है, और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, और ये दोबारा रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगर कोई हमें बोले कि आपने इसके जो ये 4 फेस बने, 4 फेस हमारे पास कौन कौन से बने, ये वाला फेस बना ए, नॉट ई, दिस वन, मतलब ये वाली साइड इनपुट आउटपुट की, ये हमारे पास ए फेस बना। रजिस्टर टाइप का हमारे पास ये दूसरा पाथ बना। तीसरा पाथ बना हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेस का, और चौथा पाथ हमारे पास बना डायरेक्ट एड्रेस का। इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव 4 सेपरेट पाथ्स, 4 हमारे पास सेपरेट पाथ हो गए, ए बी, इसको हम लेते हैं सी, और इसको हम ले लेते हैं डी। तो वी हैव 4 सेपरेट पाथ्स, ए बी सी एंड डी। तो अगर हमने इसको चारों के चारों पाथ्स को सिंबॉलिकली बताना हो, सिंबल्स की फॉर्म में बताना हो, तो हम सिंबलाइज्ड भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैंने इसको, चलो हम यहां से शुरू करते हैं, इस ए को क्या था, D7 की वैल्यू 1 थी। ठीक है ना। ये कौन सी टाइप की थी, हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं अब हम। तो इसमें D7 की वैल्यू 1 थी तो हम D7 को एज सच लिख देंगे। I की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी, तो हम इसको I को ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। और किस पे हुआ था ये हमारे पास, T3 पे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, T3 पे। ठीक है। और अगर हम इस फेस पे आए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो 4 पाथ है मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं अभी। इस पे हमने क्या किया था,
यहाँ पे D7 की वैल्यू कितनी थी 1, तो मैं D7 को ऐसे लिख दूंगा। इसमें I की वैल्यू क्या थी 0, तो मैं इसको I डैश लिख दूंगा, I बार, ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए, जस्ट सिंबॉलिकली बताने के लिए। और ये वैल्यू कितनी किस टाइमिंग सिग्नल पे आ रही है T3 के ऊपर। तो ये मेरे पास सेकंड पाथ जो है वो सिंबलाइज्ड हो गया। अगर मैंने ये सिंबलाइज्ड करना हो तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसमें D7 की वैल्यू क्या है 0 इस तरफ, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा D7 डैश, मतलब 0 जहां पे भी आए ना वहां पे बार लिखना है आपने। इसमें I की वैल्यू कितनी थी 1, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा I। और ये भी कहां पे हो रहा है T3 के ऊपर, तो ये वाला काम। तो ये इसका थर्ड का आ गया। इसका लिखना हो अगर हमने, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे D7 की वैल्यू क्या है 0, तो ये मैं क्या लिख दूंगा D7 डैश, D7 बार। इसमें I की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी I 0 का मतलब क्या लिख दूंगा मैं बार, और क्या आ जाएगा यहाँ पे T3। ठीक है ना। सो दीज आर द वेज थ्रू विच द 4 सेपरेट पाथ्स कैन बी सिंबलाइज्ड, अगर इसको सिंबल्स की फॉर्म में बताना हो तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन साइकिल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।